स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 भारत की नदियाँ एवं अपवाह प्रणाली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो नदियों का उद्गम पर्वतीय क्षेत्रों, झीलें की झरने या हिमनद से होता है। तो जो भी नदियाँ निकलती है यानी कि उनका उद्गम होता है, यानी कि वो जहाँ से वो निकलती है तो उनका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, ऊंचे स्थानों से या फिर झील से या फिर हिमनद यानी कि जो ग्लेशियर होता है उनसे जो है उनका उद्गम होता है, यानी कि वहाँ से जो है नदियाँ निकलती है। जब वर्षा होती है तो जल का कुछ भाग भूमि में समा जाता है। अधिकांशतः जो जल भूमि की सतह पर छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब वर्षा होती है यानी कि जब बारिश होती है तो उसका कुछ जो भाग है, कुछ जो अंश है वो कहाँ किस में समा जाता है, धरती में समा जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो है वो चला जाता है। और जो भी उसका भाग बचता है समाने के बाद यानी कि भूमि के अंदर जाने के बाद जितना भी अंश उसका बच जाता है वो जो है धरती पर छोटी छोटी धाराओं के रूप में क्या होने लगता है, बहने लगता है। तो आपने देखा होगा कि नदियाँ धरातली ढाल के अनुरूप ऊंचे भूभाग से नीचे की ओर बहती है। तो आप सभी लोग देखे होंगे कि जो नदियाँ हैं वो कैसी होती है कि धरातली भूभाग यानी कि जो धरातली जो ढाल है उसके जो अनुरूप है ऊंचे भाग से नीचे की ओर, यानी कि जैसे चित्र में देख सकते हैं ये आपका ऊंचा भाग हो गया यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, तो और ये हो गया आपका मैदानी क्षेत्र यानी कि नीचा वाला भाग। तो जो नदियां हैं वो ऊंचे भाग से किस तरफ, नीचे की तरफ जो है ये जो है बहती है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि ये जो नदियां हैं वो कैसी बहती है, धरातली ढाल के अनुरूप ऊंचे भाग से जो है नीचे भाग की ओर क्या होती है, बहती है। अब प्रारंभ में नदी की ढाल पतली होती है, जैसे जैसे अन्य सहायक नदियाँ मुख्य नदी से मिलती है नदी में जल मात्रा बढ़ती है एवं नदी क्या होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। तो जब ये जो नदियां हैं शुरू में जब यहाँ से निकलती है तो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होती है, पतली होती है। लेकिन जैसे जैसे इसमें इनकी सहायक नदियाँ आती जाती है तो इनकी चौड़ाई जो है बढ़ती जाती है और ये जो है मोटी होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे इनकी सहायक नदियाँ मुख्य नदी में मिलती जाती है, यानी कि अन्य नदियों से ये जो मुख्य नदी है वो मिलती जाती है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है और पानी की मात्रा भी इसमें बढ़ जाती है। अब धरातल पर बहने के अतिरिक्त वर्षा का कुछ भाग पानी के भूमि के अंदर रिस कर अंदर ही बहता रहता है। वहाँ भूमिगत जल स्रोतों के रूप में पृथ्वी की सतह पर नजर आता है। तो जब वर्षा होती है तो इसका कुछ भाग है, जो अधिकांश भाग है वो क्या होता है कि भूमि के अंदर क्या होता है, अंदर ही अंदर जो है रिश्ता चला जाता है। और जब हम ट्यूबवेल वगैरह या बोर वगैरह जब करवाते हैं तो इसी के रूप में वो जो है पृथ्वी की सतह पर क्या आता है, नज़र आता है। यानी कि जो अंदर का जो जल है, भूमि के अंदर का जो जल है वो बाहर निकलता है। तो ये कैसे होता है कि जब जो है वर्षा होती है तो इसका कुछ भाग जो है ज़मीन के अंदर जाता रहता है और कुछ भाग जो है ऐसी ही धरती के ऊपर जो है बह जाता है। तो जो भाग अंदर की तरफ जाता है उसको जो है हम नलकूप वगैरह के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और यही जो जल है वो अंदर रहता है जो कि बाद में बाहर आता है। इसी भूमिगत जल स्रोत के मुख्य तथा सहायक नदी को जल मिलता रहता है। तो ये जो भूमिगत जो जल स्रोत है उसको क्या होता है कि ये जो है मुख्य नदी और सहायक नदियों से इनको क्या होता है, जल मिलता रहता है। यानी कि जो अंदर जो जल रहता है उनको जो है जो नदी है और उनकी जो सहायक नदी है उनके द्वारा ये जो जल है वो मिलता रहता है और हमको भी पानी प्राप्त होता रहता है। प्रायः पर्वतीय स्थानों से अधिकतर नदियों का उद्गम होता है। तो जो पर्वतीय यानी कि जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी जो स्थान है वहाँ से ही अधिकतर जो नदियाँ हैं उनका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। यानी कि वहाँ से ये जो नदियाँ हैं वो निकली है। तो जहाँ से नदियाँ निकलती है उसे उसका क्या बोला जाता है, नदी का उद्गम। और जहाँ पर नदी का अंत होता है उसे मुहाना कहते हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि यहाँ पर जो है उद्गम और मुहाना दो शब्द आया है। तो उद्गम किसे बोला जाता है कि जहाँ से जो है नदियाँ निकलती है, यानी कि जैसे कि कोई भी पर्वतीय स्थान हो गया, कोई भी पर्वत हो गया, तो वहाँ से यदि कोई नदी निकल रही है तो उस स्थान को उसका क्या बोलेंगे, नदी का उद्गम स्थान बोलेंगे। और जहाँ पर उसका अंत होता है, जहाँ पर जो है नदी समाप्त होती है उसको उसका क्या बोलते हैं, मुहाना बोला जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्गम से मुहाने तक नदी की अवस्था को तीन भागों में जो है बांट सकते हैं। तो मान लो ये हो गया आपका उद्गम और ये हो गया आपका मुहाना। तो इसको जो है तीन भागों में, ये पहला, दूसरा और इसको
तीसरा। तो इसको 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, यानी कि चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया आपका उद्गम, और चलिए मान लेते हैं इधर आपका हो गया मुहाना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको जो है 3 भागों में हमको नदी को बांटा गया है, उद्गम से लेकर के मुहाने तक को। तो चलिए कौन कौन से भाग हैं इसको देखते हैं। तो पहला भाग है युवावस्था या ऊपरी भाग। युवावस्था या ऊपरी भाग यानी कि ऊपर रहता है, पहाड़ों के ऊपर पर्वतीय स्थानों पर रहता है, इसलिए इसको ऊपरी भाग बोला गया है। अब इसको सेकंड नंबर में बोला गया है प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग, यानी कि जब जो है नदी निकल कर के मैदानी भागों में आ जाती है तो उसको बोला गया है प्रौढ़ावस्था या मध्यम भाग। और तीसरा आपका आ जाता है वृद्धावस्था या निम्न भाग, यानी कि जब वो जो है सागर में मिलने ही वाली होती है तो उस समय उस अवस्था को बोला गया है वृद्धावस्था या एकदम निम्न भाग। उस समय उसकी जो वेग है और उसकी जो वहन करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, एकदम मंद हो जाती है, एकदम निम्न हो जाती है, इस कारण इसको वृद्धावस्था या निम्न भाग कहा गया है। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला हो गया आपका युवावस्था या ऊपरी भाग। तो जब नदी उद्गम क्षेत्र से निकलकर पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तो उसका वेग क्या होता है, तीव्र होता है। तो जब जो है मान लो ये हो आपका पर्वत हो गया, तो यहाँ से मान लो कोई भी नदी निकल रही है तो उसका जो वेग है वो क्या होता है, एकदम तीव्र होता है। अब जैसे जैसे एकदम नीचे आता जाता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, तीव्र होता जाता है। और वो जो है पर्वतीय क्षेत्र से बहती है और एकदम तीव्र वेग के साथ वो जो है बहती है, अपना प्रवाह जो है करती जाती है। यहाँ इसके द्वारा कटाव अधिक होता है। इस अवस्था में तल का कटाव अधिक और तट का कटाव कम होता है। तो इसका जो वेग है वो अत्यधिक तीव्र होता है, और तीव्र होने के साथ साथ ये जो जितने भी इसके रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर, जितने भी छोटे बड़े जितने भी टुकड़े आते हैं उसको जो है पूरी तरह चट्टान जो जितने भी आते हैं उसको पूरी तरह से क्या कर देता है, काट देता है। तो यहाँ पर इस अवस्था में जो है बहुत अधिक कटाव हमको देखने को मिलता है, और ये जो कटाव है वो तल पर अधिक कटाव होता है और जो तट है उस पर कटाव जो है कम होता है। और इससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इससे जो है घाटी गहरी और सक्रिय होती जाती है। नदियाँ अपने साथ कंकड़ पत्थर और चट्टानी टुकड़ों को लेकर क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है आपका वी आकार का क्या है, आकृति देख सकते हैं। इस प्रकार कुछ वी आकार का आपको देखने को मिलता है। ये आपका नदी हो गया, तो इसी के द्वारा ये जो वी आकार की आकृति का निर्माण किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत अधिक मात्रा में कटाव करता है। जब क्या होता है, ये युवावस्था में होता है, यानी कि जब ये है पर्वतीय स्थानों से निकला रहता है। तो ये जो है नदियाँ अपने साथ क्या क्या लाती है, कटाव करके कंकड़ पत्थर और जितने भी छोटे मोटे चट्टानी टुकड़े हैं उनको अपने साथ लेकर के आती है और उससे आगे बढ़ती चली जाती है। अब देख सकते हैं ये चित्र के माध्यम से मैदानी भाग में नदी। तो जैसे ही ये जो मैदानी भाग में नदी पहुंचती है तो ये जो है कुछ सर्पाकार यानी कि सांप की तरह आकृति ले लेती है और इसमें जो है चली जाती है। तो चलिए सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं, अभी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो सेकंड नंबर पर आता है प्रौढ़ावस्था या मध्यम भाग। तो ये जो आपका आ गया है मध्यम भाग, यानी कि अब जो है वो नदी है वो पर्वतीय इलाकों से निकल कर कहाँ आ गई है, मैदानी इलाकों में आ गई है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नदी जब पहाड़ी भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब ढाल कम होने के कारण इसके जल की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो जब जो है नदी पहाड़ी इलाकों को, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये जो है पहाड़ी इलाके को छोड़कर कहाँ कहाँ आ जाती है, मैदानी इलाकों में आ जाती है, तो इसका जो वेग है यानी कि इसके बहने की जो क्षमता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा धीमा पड़ जाता है। और इसके जो ढाल है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। इससे नदी में भार वहन करने की क्षमता भी कमी हो जाती है, यानी कि जो जितने भी कंकड़ पत्थर वो काटने की उसकी जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। नदी इस भाग के किनारे का कटाव अधिक और तली का कटाव क्या करती है, कम करती है, जिससे नदी घाटी चौड़ी हो जाती है। तो ये क्या करती है कि ये जो है किनारों का कटाव अधिक करने लगती है, यानी मानो ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, तो ये जो है इसका कटाव, इधर का कटाव जो है अधिक करेगी। और जो इसके अंदर का भाग है यानी कि जो तली का कटाव यानी कि जो गहराई वाला भाग है उसका कटाव क्या करती है, कम करती है। जिससे ये क्या होता है कि इसकी जो घाटी है वो कैसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। आप जो है चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है इसकी जो अ, चौड़ाई है वो बहुत अधिक है, लेकिन ये जो है बहुत अधिक गहरा नहीं है, यानी ये जो है इसकी तली का कटाव क्या करती है, बहुत ही कम करती है। इस कारण से पानी का वेग कम होने के कारण नदी पहाड़ी भागों से लाई गई बालू, बजरी,
मिट्टी आदि को निक्षेपित कर जड़ोड़ पंख का निर्माण करती है। यानी कि जब जो है नदी जो है पहाड़ से निकलती है, पर्वतीय स्थानों से निकलती है, तो अपने साथ जो है बालू, बजरी, मिट्टी, कंकड़ इत्यादि जो है अपने साथ काट करके लाया रहती है। तो इस समय जब मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो क्या होता है कि इसका जो कटाव है वो मतलब इसके जो गति है वो क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। इस कारण जितना भी ये जो है सामान अपने साथ लाए रहती है, यानी कि जितना भी कंकड़ पत्थर मिट्टी लाए रहती है, उसको जो है जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, यानी कि अपने पाट पर जो है बिछाती चली जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है मैदानों का जो है निर्माण हमको नदियों के द्वारा देखने को मिलता है। अब मैदानी भाग में नदी कोमल चट्टान सरलतापूर्वक काटती है और कठोर चट्टान को नहीं काट पाती। तो जब जो नदी है वो मैदानी भाग में आती है तो क्या करती है कि वो जो है जितने भी कोमल चट्टान है, यानी कि नरम जो चट्टान है, उसको तो आसानी से काट लेती है, लेकिन जो कठोर चट्टान यदि उसके रास्ते में आता है तो उसको आसानी से काट नहीं पाती। इस कारण नदी मुड़ती हुई सर्पाकार आकृति में बहती है। चलिए एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आपका कोमल चट्टान, तो इसको तो नदी आसानी से काट देगी और दो भागों में, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया, तो इसको तो आसानी से काट लेगी। अब यदि वहीं पर जो है कठोर चट्टान आपको आ गया तो ये जो नदी क्या करती है, इसको काट नहीं पाती और अपना रास्ता बदल लेती है, इधर चली जाएगी। अब यहाँ फिर से कठोर चट्टान आ गया तो फिर इधर चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है सर्पाकार आकृति सांप की तरह ये जो है घूम घूम जाती है। अब जो है मैदानी भाग में जब बाढ़ आती है तो नदी का जल जो है किनारों के ऊपर बहता है और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। चित्र में देख सकते हैं कि जो सर्पाकार आकृति नदी के द्वारा यहाँ पर चित्र में सांप की तरह ये जो है इधर उधर करके मुड़ मुड़ करके चली हुई है, तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। तो जब बाढ़ आता है तो ये क्या होती है कि नदी का जो जल है वो किनारे के ऊपर से होकर के बह जाता है और आसपास में सभी क्षेत्रों में फैल जाता है। अभी मान लो ये जो है इधर उधर से बह रहा है, अब जब जैसे ही वर्षा होगी तो ये पूरा इलाका पानी से भर जाएगा, यानी कि सर्पाकार आकृति हमको देखने को जब बाढ़ आती है तो देखने को नहीं मिलती। तो इसके यहाँ पर हमको यही बताया गया है। यह पानी तटों से काफ़ी दूर फैलकर अवसादों का जमाव करता है। यह जमाव बाढ़ का मैदान कहलाता है और यह मैदान क्या होता है, उपजाऊ होता है। तो ये जो पानी है वो काफ़ी दूर तक अवसादों का जमाव, यानी कि जितना भी अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी जितना भी लाया रहता है, बालू बजरी मिट्टी कंकड़ पत्थर, तो उसका पूरी बहुत दूर दूर तक इसका क्या कर देता है, फैलाव कर देता है, जमाव कर देता है। और ये जो जमाव वाला जो बाढ़ का मैदान है वो क्या कहलाता है, मैदान ही कहलाता है, यानी कि जो जमाव बाढ़ है वो मैदान कहलाता है। और ये जो मैदान है वो क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है, यानी कि बहुत ही इसमें फसल वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से उत्पादन यहाँ पर होता है। क्योंकि ये जो मैदान है वो बहुत ही उपजाऊ होता है और ये जो है बाढ़ द्वारा बनाया गया मैदान है। और जितना भी नदी अपने साथ जितना भी अवसाद लाए रहती है उसका पूरा जमाव कर देती है, जिससे क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है और ये जो मैदान है वो बहुत ही उपजाऊ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है तीसरे नंबर पर वृद्धावस्था या निम्न अवस्था। तो ये जो है नदी का सबसे अंतिम अवस्था है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते नदी की गति अत्यंत धीमी हो जाती है। पहले जब निकलती है पर्वतीय इलाकों से तो उसकी गति एकदम तीव्र होती है। अब दूसरे नंबर पर जब मैदानी भागों में पहुँचती है तो थोड़ी सी मंद हो जाती है। अब तीसरे नंबर पर जब ये जो है वृद्धावस्था या निम्न अवस्था में होती है तो उसकी गति जो सेकंड नंबर की गति से उससे भी एकदम अत्यधिक मंद जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, एकदम धीमी गति से ये जो है बहने लगती है। अब समुद्र में मिलने के पूर्व नदी अपने साथ लाए गए अवसादों को क्या करने लगती है, जमा करने लगती है। जितना भी अपने साथ लाए गए अवसाद रहते हैं, कंकड़ पत्थर बालू बजरी जितना भी चट्टान के जो टुकड़े लाए रहते हैं उसको अपने अवसादों पर जो है पार्ट पर जो है जमा कर लेती है और कुछ निक्षेप के अवरोधों कई शाखाओं में बढ़ जाती है और इस जमाव के तिकोने मैदान का निर्माण होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो अब अपने पार्ट पर ये जो है जमा करती जाती है, तो उस कारण से जो है ये जो है क्या होती है कि अपने नदी जो है कई शाखाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चित्र में देख सकते हैं कि ये जो नदी है तो कई शाखाओं में हमको देखने को मिला है। ये समुद्र हो गया इधर का, तो कई शाखाओं में आज मतलब समुद्र में मिल रही है। तो इसी को क्या बोला जाता है, डेल्टा इसको कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि जब जो है नदी वृद्धावस्था में होती है समुद्र में मिलने के पूर्व,
तो अपने साथ जितने भी लाए गए अवसादों का क्या करती है, अपने जमाव कर देती है। और कई शाखाओं में क्या हो जाती है, वो जो है बढ़ जाती है जमाव के कारण। तो इस प्रकार से एक त्रिकोण मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको क्या बोला जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना, ये जो है परीक्षाओं में हर वक्त जो है हमेशा पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपवाह तंत्र, यानी कि जो नदियां हैं उसके तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो अपवाह तंत्र है वो बहुत ही क्या है, आईएमपी है, और ये जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अपवाह से नदी के अपवाह से तात्पर्य नदी में आने वाले जल प्रवाह से है, जो भूमि की ढाल एवं धरातली संरचना पर निर्भर करता है। यानी कि हम ये शब्द का मतलब जो है जहाँ पर जान लेते हैं कि अपवाह का वास्तव में मतलब क्या होता है। तो नदी में आने वाले जल प्रवाह से है। तो नदी में जितना भी जल आता है किधर मतलब कौन कौन सी दिशा से आता है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो उसका जो मतलब है वो क्या है, अपवाह तंत्र है। और जो क्या है, किस पर निर्भर करता है, भूमि की ढाल और धरातली संरचना पर क्या करता है, निर्भर करता है कि भूमि की ढाल किस प्रकार है और उसका जो धरातली संरचना है, मैदान की है या पर्वती है, तो इस पर जो है अपवाह तंत्र क्या करता है, निर्भर करता है। किसी नदी में जहाँ जहाँ से पानी आकर मिलता है वह संपूर्ण क्षेत्र उस नदी का क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि कोई भी नदी हो गया तो उसमें जहाँ जहाँ से पानी आकर के मिल रहा है और उसके पूरे जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, नदी का बेसिन उसको बोला जाता है, नदी का बेसिन वो जो है कहलाता है। तो आपको इसको याद रखना है। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसको अपवाह तंत्र कहते हैं। तो आपको इसको भी याद रखना है कि अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है। तो जो मुख्य नदी होती है और उनकी जो सहायक नदी होती है वो आपस में जो है मिल करके एक तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो उसको, उस तंत्र को क्या बोला जाता है, अपवाह तंत्र इसको बोला जाता है, अपवाह तंत्र इसको कहा जाता है। तो चलिए देख सकते हैं इसमें चित्र के माध्यम से। तो ये हो गया आपका जो है मुख्य नदी हो गया, और ये जो रेड रेड दिख रहा है वो आपका क्या हो गया, सहायक नदियाँ। तो ये जो पूरा तंत्र है वो क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र, अपवाह प्रणाली इसी को बोला जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। अब इस नदी में नौका परिवहन का कार्य भी होता है। अपवाह प्रणाली का मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के बहाव क्रम से है। यानी कि ये जो नदी है, अपवाह जो तंत्र है, उसमें नौका परिवहन यानी कि नाव वगैरह का कार्य भी वहाँ पर परिवहन का कार्य होता है। और अपवाह प्रणाली का मुख्य अर्थ क्या है कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के बहाव के क्रम से है, यानी कि वो किस दिशा में बह रही है, उनका बहाव किस प्रकार है, तो उसी से इसका मुख्य अर्थ है। ऐसी परिस्थिति में हर एक नदी का अपना निश्चित अपवाह बेसिन होता है। यानी कि बेसिन कौन सा कहलाता है, जहाँ जहाँ से नदियाँ आकर के मिलती है वो पूरा क्षेत्र बेसिन कहलाता है। और मुख्य नदी और सहायक नदी मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करती है उसको बोला जाता है अपवाह तंत्र। तो आपको इसको याद रखना है। हम चित्र 4.5 में देख सकते हैं कि नदी में पानी किन किन क्षेत्रों से आ रहा है। कुछ अपवाह तंत्र निम्नलिखित हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है देख सकते हैं, ये नीला कलर का हो गया आपका मुख्य नदी, और ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है वो जो है उनकी सहायक नदियाँ हैं। तो किस किस दिशा से ये जो है पानी आ रहा है, ये जो पूरा मिलकर के क्या करती है, अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अब मुख्य रूप से यहाँ पर जो है कुछ अपवाह प्रतिरूप दिए गए हैं, किस किस प्रकार के अपवाह जो प्रणाली होती है उसको दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहले नंबर पर आता है वृक्षाकार प्रवाह प्रतिरूप। तो इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ के धरातल की चट्टानों में समरूपता मिलती है। इस प्रकार की मुख्य धारा एवं उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष तंत्र की शाखा में दिखाई देती है। तो ये जो वृक्षाकार, अब पढ़ने वाले हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में, अपवाह प्रणाली जो होती है तो किस किस प्रकार की ये जो है प्रवाह पाई जाती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले नंबर पर आता है वृक्षाकार। तो ये जो प्रणाली है, ये जो प्रवाह प्रणाली है वो ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है, ऐसे स्थानों में पाई जाती है जहाँ की जो धरातल की जो चट्टानें हैं वो कैसी है, समरूप है, मतलब समान जो रूप में हमको मिलती हुई दिखाई देती है। और इस प्रतिरूप में मुख्य धारा यानी कि जो मुख्य नदी हो गया और उसकी जो सहायक नदी है, एक वृक्ष की शाखाओं की तरफ जो है, एक वृक्ष की शाखाओं की जैसे हमको दिखाई देती, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, महानदी और गोदावरी का प्रवाह तंत्र है। तो इसमें बोला गया है कि ये हो गया आपका मान लो मुख्य नदी। अब इसमें उसकी सहायक नदियां हैं वो जो है एक वृक्ष के समान जो है
हमको देखने को मिलती है। तो जो इस प्रकार का जो प्रवाह तंत्र बनता है उसको क्या बोला जाता है, वृक्षाकार प्रवाह तंत्र, इसको प्रतिरूप इसको बोला जाता है। चित्र में आप जो देख सकते हैं कि आपका मुख्य नदी हो गया और इधर इधर जो है जितना भी इनकी सहायक नदियां हैं वो एक वृक्ष की तरह हमको देखने को मिल रही है। तो इसी को क्या बोला गया है, वृक्षाकार प्रवाह तंत्र इसको बोला गया है। अब सेकंड नंबर पर आता है जालीनुमा प्रतिरूप। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको इसको अच्छे से समझना है। क्योंकि ये जो है हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से समझते जाइए। अब सेकंड नंबर पर आता है कि जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा यानी कि जाल की तरह ये जो है, तो यह प्रतिरूप कोमल व कठोर शैलों के भिन्न भिन्न संरचना वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। यानी कि जालीनुमा जो प्रतिरूप है, जो प्रवाह प्रतिरूप है, वो कोमल और कठोर जो शैल हैं यानी कि चट्टान है उसके अलग अलग संरचना वाले क्षेत्र में ये जो है विकसित होते हैं, यानी कि हमको दिखाई देते हैं। कौन सा, जालीनुमा प्रतिरूप। इसमें सभी धाराएं धरातली ढाल के अनुसरण करती है, यानी कि जिस तरह से ढाल होता है उसी की तरह ये जो है बह जाती है, ढाल अपना अनुसरण जो है करती है। नदियाँ एक जाल का निर्माण करती है तथा समकोण पर जो है मोड़ बनाती हुई समांतर घाटियों में बहती है। तो ये जो नदियाँ हैं वो एक प्रकार से जाल का यहाँ पर जो है निर्माण करती है और समकोण बनाते हुए ये जो है समांतर ये जो बहती चली जाती है। सहायक नदियाँ भी समांतर बहती है। सहायक नदियाँ मुख्य नदी पर समकोण पर मिलती है तथा तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो जालीनुमा प्रतिरूप का जो निर्माण कब होता है, जब जो है सहायक नदी जो है मुख्य नदी पर समकोण पर जो है मिलती है, तो उस अवस्था में जो है जालीनुमा प्रतिरूप का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार की नदी प्रणाली सौराष्ट्र, नीलगिरी तथा अमरकंटक की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो ये जो जालीनुमा प्रतिरूप है, चित्र में देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से ये जो है होती है, तो इसी को बोला जाता है जालीनुमा प्रवाह प्रतिरूप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है आयताकार प्रतिरूप। तो यह प्रतिरूप आयताकार सिंधियों और भ्रंशों वाले क्षेत्रों में क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये जो आयताकार प्रतिरूप है वो क्या होता है कि आयताकार सिंधी और जो भ्रंश यानी कि जो दरार वाला जो क्षेत्र होता है, दरार जैसे कि जो दो पर्वतों के बीच यानी कि कुछ भी दरार आ गया है, तो उसी स्थानों में ये जो है आयताकार प्रतिरूप हमको देखने को मिलता है। मुख्य नदी से सहायक नदियों की शाखाएं और उप शाखाएं समकोण पर मिलती है और भारत में इस प्रकार का नदियों का प्रवाह कम मिलता है, लेकिन नॉर्वे के समुद्र तटों पर ऐसा प्रतिरूप मिलता है। यानी कि ये जो प्रवाह तंत्र है, ये जो प्रतिरूप है वो भारत में हमको देखने को बहुत ही कम मिलता है, लेकिन ये जो है नॉर्वे के समुद्र तटीय जो इलाके हैं वहाँ पर हमको अत्यधिक मात्रा में हमको देखने को मिल जाता है और इसको बोला जाता है आयताकार प्रतिरूप। अब चौथे नंबर पर आता है केंद्रोन्मुखी प्रवाह प्रतिरूप। तो जिस क्षेत्र में नदियाँ चारों ओर से आकर के एक ही केंद्र की तरफ मिलती है वहाँ केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप दिखाई देता है। राजस्थान के सांभर झील इसका क्या है, उदाहरण है। तो मान लो बात ये हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। तो जिस क्षेत्र में सभी जो नदियां हैं वो चारों ओर से, इधर से आ गई, इधर से आ गई, इधर से सभी ओर से आ गए, आ करके एक केंद्र पर जो है मिलती है, तो उस जो प्रवाह तंत्र को, उस प्रकार के जो प्रतिरूप को क्या बोला जाता है, केंद्रोन्मुखी प्रवाह प्रतिरूप इसको बोला जाता है। और जो राजस्थान का जो सांभर झील है वो इसका क्या है, उदाहरण। यानी कि यहाँ पर जो है केंद्रोन्मुखी प्रवाह प्रतिरूप हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से था हम लोग का प्रवाह प्रतिरूप। तो चलिए आपको ये जो है समझ आ गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, भारत का अपवाह तंत्र एवं प्रमुख नदी बेसिन। तो किस किस प्रकार का अपवाह तंत्र है और यहाँ पर के जो नदी है वो कौन कौन से प्रमुख बेसिन का निर्माण करती है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारत की भूमि के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या है, नदियाँ ही रही है। तो जब जो है आदि मानव का जो समय था, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, तो ये जो है जैसे जैसे इनका बुद्धि विकसित होता गया, तो ये लोग क्या करते गए कि नदियों के किनारे ही इनका बसाहट शुरू हुआ और धीरे धीरे यहीं पर जो है सभ्यता, संस्कृति और जो है आर्थिक विकास, यानी कि ये जो है खेती किसानी वहीं पर जो है करने लगे, वहीं पर जा कर के बसने लगे। यानी कि नदी के किनारे वाले जो इलाके हैं वहीं पर बसने लगे। तो इसी कारण से यहाँ पर बोला गया है कि भारत की भूमि के विकास में जो है नदियों का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान हमको देखने को मिलता है। अब या इस डिब्बे में थोड़ा सा देख लेते हैं
कि जो नदी का नाम है नर्मदा, वो कहाँ से उद्गम कहाँ से हुआ है इसका? अमरकंटक से। एक हिंदी में पहाड़ भी है, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। और ताप्ती जो नदी है उसका बैतूल है, मध्य प्रदेश। महानदी अपना सिहावा छत्तीसगढ़ से निकला हुआ है। और जो गोदावरी नदी है वो नासिक यानी कि महाराष्ट्र से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा नदी है। तो आप ये जो है अपने बुक से देख सकते हैं, मैं इसको नहीं बताऊंगा। अब चलते हैं सिंधु बेसिन। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी जो नदी है वो किस किस तरह की बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन यानी कि हम पहले ही पढ़े हैं, बेसिन मतलब जितना भी जहाँ जहाँ से नदी जो है आकर के मिलती है, मतलब मुख्य नदी में जहाँ जहाँ से पानी आकर के मिलता है, तो वो जो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन जो है कहलाता है। तो उसको इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिंधु बेसिन पहले नंबर पर आता है हमारा सिंधु नदी का जो बेसिन है। तो इस बेसिन में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि नदियाँ हिमालय से निकल कर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो ये जो सिंधु हो गया, झेलम, रावी, चिनाब, तो ये जो सतलज है वो इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो है कहाँ से निकल करके, जो हिमालय पर्वत है वहाँ से निकल करके दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसमें सिंधु नदी प्रमुख है, जो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के दक्षिण भाग से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है कि इसमें जो सिंधु नदी है वो क्या है? प्रमुख नदी है। और बाकी ये जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इनकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो आपको इसको याद रखना है। तो ये जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो कैलाश पर्वत है वहाँ के मानसरोवर झील के दक्षिण भाग से निकल कर के लद्दाख में प्रवेश करती है, जहाँ जास्कर, सियोग, गिलगित आदि इसकी छोटी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो है इनकी भी छोटी छोटी इनकी सहायक नदियाँ हैं, जो इसमें क्या करके क्या हो जाती है? मिल जाती है। यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गहरे घाटी यानी कि सकरी घाटी से बहती है। तो हिमालय जो पर्वत है तो पूरा का पूरा जो है पर्वतीय इलाका है। तो ये जो है उस पर्वतीय इलाकों के सकरी घाटी में जो है बहती है, यानी कि प्रवाहित होती है। इसका अधिकांश बहाव क्षेत्र किसमें है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। तो ये जो सिंधु नदी का अधिकांश जो बहाव क्षेत्र है, यानी कि जिस क्षेत्र में वो बहता है, तो इसका अधिकतर जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ये जो है पाकिस्तान में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई कहाँ चली जाती है? अरब सागर में जा कर के मिल जाती है, अरब सागर में जा कर के गिरती है। यहाँ सघन कृषि की जाती है। उपजाऊ भूमि और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के कारण यह बेसिन जो है बहुत सघनता यानी कि बसाहट, सघन बसाहट हमको देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो भूमि है वो क्या है? बहुत ही उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ पर जो है सघन कृषि की जाती है। और सघन बसाहट यानी कि बहुत अधिक मात्रा में बसाहट भी हमको देखने को यहाँ पर मिलता है सिंधु नदी के जो बेसिन में। भारत व पाकिस्तान के बीच सन 1960 में हुई सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत इस नदी का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। तो आपको इसको याद रखना है कि जब भारत और पाकिस्तान में 1960 में सिंधु नदी के जल समझौता हुआ, तो इस समझौते के अनुसार जो है हमारा जो भारत है वो सिंधु नदी का केवल 20% पानी ही यानी कि 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। इसके जल का उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है, यानी कि सिंचाई और जो विद्युत उत्पादन है, बिजली उत्पादन करने में ही इसका उपयोग किया जाता है। और मात्र 20% ही जल हम उपयोग कर सकते हैं इस नदी का, यानी कि सिंधु नदी का। अब चलते हैं गंगा बेसिन। अब सेकंड नंबर पर कौन आता है? गंगा नदी बेसिन। तो गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ भारत के उत्तरी भाग में विशाल मैदान का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये जो गंगा नदी है वो अपने सहायक जितनी भी नदियां हैं, तो उसके साथ क्या करती है कि गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, गंगोत्री, ये जो है उनकी सहायक नदियां हैं, तो उसके साथ मिलकर के जो पूरा उत्तरी भाग है उसमें क्या करती है? विशाल जो मैदान है उसकी रचना कर देती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ये जो है मैदान बनाती है। यह मैदान अत्यंत क्या है? उपजाऊ है, यानी कि ये जो मैदान है वो बहुत ही उपजाऊ है, यानी इसमें बहुत अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। ये नदियाँ बाढ़ के प्रत्येक वर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्या करती है? जमाव करती है, जिससे ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो जब भी प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आता है, तो ये जो नदी क्या करती है कि उस मैदान में जलोढ़ मिट्टी यानी कि अपने साथ जितना भी
लाया रहती है मिट्टी कंकड़ पत्थर, तो उसका जो है जमाव कर देती है, जिससे इस मैदान में जो है ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ सघन कृषि की जाती है। इन नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी स्थापित की गई है, यानी कि यहाँ पर बहुत से परियोजनाएं भी संचालित की जाती हैं। इनमें सिंचाई की सुविधा, विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्योग, पर्यटन उद्योग इत्यादि जो है प्रमुख हैं। तो यहाँ पर सिंचाई भी की सुविधा भी है, बिजली उत्पादन भी किए जाते हैं, मत्स्य उद्योग यानी कि मछली पालन, पर्यटन उद्योग, ये सभी जो सुविधाएं हैं वहाँ पर जो है विकसित किए गए हैं। समतल मैदानी भागों के कारण यहाँ परिवहन के साधनों और उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। तो ये जो मैदान है वो क्या है, समतल है, जिसके कारण से यहाँ पर परिवहन यानी कि जो मोटर गाड़ी वगैरह हैं उसके साधन और जो उद्योग हैं यहीं पर जो है विकसित हुए हैं। यह देश का अधिकतम जनसंख्या वाला भाग है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में बसाहट हमको यहीं पर देखने को मिलती है। अब आइए इस बेसिन के एक हिस्से के बारे में पढ़ते हैं। तो जो गंगा नदी, गंगा जो बेसिन है उसके एक हिस्से के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कौन सा है, सुंदरवन में मानव जीवन। तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व कई शाखाओं में बढ़ जाती है और अपने साथ लाए गए अवसादों के जमाव से डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो जब जो है गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने ही वाली होती है तो अपने साथ जितना भी अवसाद है वो उसका क्या कर देती है, जमाव कर देती है। वो कई शाखाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उससे एक डेल्टा का क्या होता है, निर्माण होता है, और उस डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरवन का डेल्टा। आप सभी लोग इसका नाम सुने होंगे कि, और यहाँ पर जो है सुंदरी वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब जो है सुंदरवन के लगभग 110 छोटे बड़े द्वीपों पर रह रहे लोगों का जीवन क्या है, संघर्षमय है, यानी कि बहुत ही इनका जीवन संघर्षमय है। 110 छोटे बड़े ये जो द्वीप हैं उन पर लोग जो है रह रहे हैं और इनका जो जीवन है बहुत ही कठिन है, ये बोला जा सकता है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना, खेती करना, जंगल में शिकार करना एवं मधु एकत्र करना है। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग बसते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, ये लोग मछली पकड़ते हैं, खेती वगैरह भी करते हैं और जंगल में क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और मधु एकत्र यानी कि शहद इकट्ठा ये लोग करते हैं। हर वर्ष चक्रवाती तूफान से नुकसान भी पहुंचाते हैं, यानी कि हर साल यहाँ पर क्या होता है, चक्रवाती तूफान यहाँ पर आता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में नुकसान भी इनको होता है। पीने योग्य पानी बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। मछली और केकड़े पकड़ने की जुगत में अक्सर लोग बाघ के शिकार हो जाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये बहुत बहुत सघन मतलब घना जंगल है, तो ये लोग मछली और केकड़े पकड़ने जब बैठते हैं तो अचानक से इन पर बाघ लोग क्या कर देते हैं, शिकार कर देते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर बाघ भी पाए जाते हैं। रियासी इलाकों में खारे पानी से उपजाऊ जमीन क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। यहाँ के पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। तो जितना भी लोग निवास करते हैं तो उस क्षेत्र में जो है क्या हो रहा है कि जो पानी है वो जो है बहुत क्या है, खारा है, और जिससे यहाँ का पर्यावरण भी परिवर्तित हो रहा है। जंगल की हरियाली कम हो रही है। सुंदरवन में अब सुंदर वृक्ष कम हो रहे हैं, यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सुंदरवन है तो वहाँ पर सुंदर वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो वृक्ष हैं वो भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हाथी घास काटी जा रही है। हाथी घास के पत्ते बाघ की पीठ पर बनी धारियों के समान होते हैं, जहाँ बाघ आसानी से छिपता है। तो ये हाथी घास क्या होता है कि ये जो है बाघ के शरीर में जितना भी धारी बनी होती है, जैसे बाघ का शरीर होता है ठीक उसी प्रकार से ये जो है हाथी घास होता है। तो उसमें क्या करता है कि ये जो बाघ है वो बड़ी ही आसानी से छिप जाता है, जिससे ये पता नहीं चलता कि हाथी घास है कि बाघ है। तो वो जो है आसानी से छिप जाता है। इस घास के कटने पर बाघ बाहर आते हैं। अपनी रक्षा के लिए बाघ मनुष्य पर हमला कर रहे हैं। अब जैसे ही लोग जो है उस घास को यानी कि हाथी घास को काटने जाते हैं तो जब बाघ उसमें छिपा होता है तो वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और अपनी रक्षा के लिए वो क्या करता है, मनुष्यों पर हमला कर देता है। आबादी का अतिक्रमण अघोषित क्रम में है, वन क्षेत्र में हो रहा है, यानी कि ये लोग जो है बहुत अधिक मात्रा में अतिक्रमण यहाँ पर कर रहे हैं। जब डेल्टा में बाढ़ आती है तो बाघ और शावक बहकर किनारे आ जाते हैं और गांव में घुस जाते हैं। तो जब ये जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर बाढ़ आता है तो जितने भी बाघ और उनके जो बच्चे हैं, शावक हैं, वो बह करके जो है किनारे पर आ जाते हैं और वहाँ के जितने भी गांव हैं उनमें जो है घुस जाते हैं और लोगों को मार देते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार के कारण जंगल में बाघ का भोजन कम हो रहा है, यानी ये लोग जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जंगलों पर शिकार करते हैं
और जिसके कारण अब बाघों को भी शिकार मतलब भोजन कम मिल रहा है। अब ये लोग जो है हिरन, जितने भी जंगली जो जीव हैं उनका शिकार कर लेते हैं स्थानीय लोग, जिसके कारण बाघ के लिए भी भोजन कम पड़ रहा है। तो हिरन और जंगली सुअर कम हो रहे हैं, इसलिए बाघों द्वारा मानव का शिकार किया जा रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि बाघ के लिए तो जो है भोजन कम हो रहा है, तो इस कारण ये क्या कर रहे हैं कि मानव का भी शिकार कर रहे हैं, मनुष्य लोगों को ये जो है मारकर खा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2004 तक लगभग 6 लाख लोग पलायन कर चुके थे। तो यहाँ पर बाघ के डर से जो है लगभग 2004 में 6 लाख लोग जो है पलायन कर चुके थे। पाथर, प्रतिमा, हेग हेंगलागांज, गोसान जैसे क्षेत्र बांस नहीं बचे हैं, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो वहाँ पर जो है बांस के वृक्ष जो है नहीं है। बनाए गए तटबंध टूट रहे हैं, जिससे भारी जनहानि हो रही है, यानी कि इनको जोड़ने के लिए जितना भी तट जो आपस में बनाए गए हैं वो जो है टूट रहे हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, नुकसान हमको देखने को। तो जिससे बहुत क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत ही लोगों की हानि देखने को हमको मिलती है। अब चलते हैं, तीसरे नंबर पर आता है ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके द्वारा उनकी जो जितने भी सहायक नदी हैं उनके द्वारा जो इस बेसिन का निर्माण होता है तो उसे बोला गया है ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो यह बेसिन पर्वतीय नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। तो ये जो बेसिन है उसका निर्माण कहाँ कैसे हुआ है, पर्वतीय नदियों द्वारा, यानी कि पर्वत से जितने भी नदियाँ निकल रही है उसके द्वारा लाई गई अवसाद हैं, यानी कि उससे जितने भी कंकड़ पत्थर मिट्टी यानी लाई गए हैं उसी से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, इस बेसिन का निर्माण हुआ है। इस बेसिन की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद से यानी कि ग्लेशियर से निकला हुआ है। तो ये जो नदी है उसका मुख्य नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र है। और कहाँ से निकला हुआ है ये जो है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक क्या है, हिमनद यानी कि ग्लेशियर है, उससे इसका मतलब उद्गम हुआ है। तो यह नदी तिब्बत के सांगपो और असम में दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो इसको जो है तिब्बत में क्या बोला जाता है, सांगपो, और असम में इसको दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। तीस्ता, स्वर्णशिरी, मरेली, मनास, लोहिता आदि ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदियां हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि जितना भी ये जो है नदियाँ दिया गया है, तीस्ता, स्वर्णशिरी, मानस, तो ये जो है मनास, ये जो है सभी जो है ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदियां हैं। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण निचले क्षेत्र में इसका पहाड़ जो है चौड़ा होता है। तो ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही अत्यधिक जो है वर्षा होता है, जिसके कारण इसका जो पाट है वो क्या है, बहुत ही चौड़ा है। तटवर्ती क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का जमाव होता है। यह नदी बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलने के पूर्व कई शाखा में बट करके गंगा के साथ क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ इसके द्वारा जो लाई गई मिट्टी हो कैसी उपजाऊ है, और ये जो है नदी बांग्लादेश में जो है गंगा नदी के मिलने के पूर्व, गंगा नदी के साथ मिलने के पूर्व जो है कई शाखा में बढ़ जाती है और गंगा नदी के साथ क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको बोला जाता है जो है इसके साथ जो है निर्माण करती है। और इसके द्वारा निर्मित मैदान में जूट, धान आदि की कृषि की जाती है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ इसी नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये क्या करती है कि इसके द्वारा जितना भी मैदान निर्माण किया गया है तो ये जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ है, और यहाँ पर जूट, धान इत्यादि जो इसकी फसल की कृषि की जाती है। और जो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ है वो इस जो नदी है उसके तट पर जो है स्थित है। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्मपुत्र बेसिन था। और अब आता है हमारा नर्मदा एवं ताप्ती बेसिन। तो इस बेसिन का निर्माण एक पतली पट्टी के रूप में नदियों द्वारा लाया गया है। तो जो नर्मदा और जो ताप्ती बेसिन है उसका निर्माण कैसा है कि ये जो नदियां हैं वो पतली पट्टी के रूप में इस नदियों का जो है द्वारा इसको इस बेसिन का निर्माण किया गया है। ये दोनों नदियां एक दूसरे के समांतर पश्चिम दिशा में सक्रिय दरार घाटी से होकर के बहती है, यानी कि इसका जो प्रवाह है वो कैसा है कि ये जो है दरार घाटी से होकर के बहती है और एक दूसरे के समानांतर पश्चिम दिशा में जो है बहती है। ये दोनों नदियाँ अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जो है जा कर के मिल जाती है, यानी कि वहीं पर जो है अरब सागर के खंबात की खाड़ी है वहाँ पर जा कर के ये जो नदियाँ हैं नर्मदा एवं ताप्ती ये जो है गिरती है। जबलपुर के समीप भेड़ा घाट नामक स्थान पर नर्मदा संगमरमर की चट्टानों से होकर के बहती है, जहाँ धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो ये क्या करते हैं कि जबलपुर के पास जो है भेड़ा घाट नामक स्थान है, तो वहाँ पर संगमरमर की चट्टानों को ये जो है काटती हुई, यानी कि वहीं उसी से
चट्टानों के ऊपर से होकर के बहती हुई गिरती है, जिससे जो है जलप्रपात का, धुआंधार जलप्रपात का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके पूर्व अमरकंटक में कपिल धारा एवं दूध धारा नामक प्रपात भी नर्मदा द्वारा बनाती है। तो ये क्या करते हैं कि जो अमरकंटक है, नर्मदा का उद्गम क्या है, अमरकंटक, यानी कि यहीं से जो है इसका उद्गम हुआ है। तो यहीं अमरकंटक में कपिल धारा और जो दूध धारा है वहाँ से ये जो है नामक जो प्रपात है, जल प्रपात, ये भी बनाती है। कौन नदी, नर्मदा नदी। तो इस प्रकार से नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अपना जो है बेसिन का निर्माण करती है। और आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।